हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अश्विनी कुमार पटेल। मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हूँ एनसीओई पटियाला में। जैसा कि मुझे बताया गया है, आपके पीरियडाइजेशन के 2 लेक्चर्स कवर हो गए हैं, जिनके टॉपिक्स थे पीरियडाइजेशन, डेफिनेशन, सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीरियडाइजेशन इंक्लूडिंग जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, फिटनेस फैटिग पैराडाइम, पीरियडाइजेशन हायरार्की। और जो दूसरा टॉपिक था वो था पीरियडाइजेशन पीरियड्स एंड इट्स डिटेल्स डिस्क्रिप्शन। आज हम कवर करेंगे थर्ड एंड फाइनल टॉपिक, जो है पीरियडाइजेशन का इंक्लूडिंग मॉडल, टाइप्स एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉडल्स ऑफ पीरियडाइजेशन। सबसे पहला मॉडल पीरियडाइजेशन का जिसने दिया था उनका नाम है मात्वियेव। इन्होंने ये मॉडल 1965 में दिया था। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, मात्वियेव ने क्लियरली मेंशन किया है पीरियडाइजेशन के डिफरेंट पीरियड्स को। अब जबकि आपने सेकंड टॉपिक में पीरियड्स ऑफ पीरियडाइजेशन कवर कर लिया है, तो मैं आशा करता हूँ आपको इसकी बेसिक समझ होगी। इसके लिए मैं पीरियड्स को डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करूँगा। इस मॉडल को उस स्पोर्ट्स के लिए बनाया गया था जिस स्पोर्ट्स में साल भर में सिर्फ एक मेजर कंपटीशन होता है। ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं वो ट्रेनिंग इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो सॉलिड लाइन है वो ट्रेनिंग वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप गौर से देखें तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इंटेंसिटी और ड्यूरेशंस में अंडुलेशंस हैं, मतलब वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं थ्रू आउट द फेजेस ऑफ पीरियडाइजेशन। इस टाइप का मॉडल ज्यादातर उस स्पोर्ट में यूज होता है जिसमें स्पीड और पावर डोमिनेट करता है, जैसे कि जंपिंग एंड थ्रोइंग इवेंट्स। ये पीरियडाइजेशन मॉडल दिया था ओजोलिन ने इन द ईयर 1971। इस मॉडल में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम आइदर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस मॉडल। अब देखते हैं अगले मॉडल्स। फर्स्ट मॉडल जो दिया था वो बोंडारचुक ने दिया था इन द ईयर 1986, और जो बॉटम में जो मॉडल है वो दिया था स्टीन ने इन द ईयर 1989। तो इन दोनों मॉडल्स में भी वही सिमिलैरिटी हैं जो हमने पिछले 2 मॉडल्स में देखे थे। बस फर्क ये है कि इन 2 मॉडल्स को साल में 2 मेजर कॉम्पिटिशन्स के लिए बनाया गया है। और जैसे कि इंडोर एंड आउटडोर सीजन्स इन ट्रैक एंड फील्ड। नाउ लेट्स डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीरियडाइजेशन। एनुअल ट्रेनिंग प्लान्स रिक्वायरमेंट ऑफ स्पोर्ट के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, और इनका क्लासिफिकेशन लार्जली डिपेंड करता है नंबर ऑफ कंपटीशन फेज के बेसिस पे। जिसका साल में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपटीशन होता है, उसका जो पीरियडाइजेशन टाइप है उसे मोनोसाइकिल कहते हैं। उसी तरह से बाईसाइकिल, ट्राईसाइकिल एंड मल्टीसाइकिल फॉर मोर देन 3 मेजर कंपटीशन पर ईयर। फर्स्ट वन इज मोनोसाइकिल विच इज बेस्ड ऑन फर्स्ट 2 मॉडल्स, जिसमें एक साल में सिर्फ एक मेजर कंपटीशन होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि कंपटीशन से पहले एक अनलोडिंग फेज है, जिसे हम टेपर भी कह सकते हैं। इस फेज में वॉल्यूम और इंटेंसिटी दोनों रिड्यूस किया जाता है, जिससे कि एथलीट की फैटिग कम होती है और उसका प्रिपेयर्डनेस बढ़ जाता है मेन कॉम्पिटिशन्स के लिए। ये भी मोनोसाइकिल ही है, पर ये मोनोसाइकिल पिछले मोनोसाइकिल से डिफरेंट है। इसमें हम देख सकते हैं जो वॉल्यूम का ग्राफ है, ये जो सॉलिड लाइन है, वो कभी भी इंटेंसिटी से नीचे नहीं जाता है, वो हमेशा इंटेंसिटी के ऊपर ही रहता है, और इंटेंसिटी हमेशा वॉल्यूम से ऊपर नहीं जाता। तो ये बेसिकली एंड्योरेंस स्पोर्ट्स के लिए बनाया गया है। हालांकि जो पिछला मोनोसाइकिल था वो स्पीड और पावर के लिए बनाया गया था। ये है बाईसाइकिल। ये उस स्पोर्ट्स में यूज होता है जहां साल में 2 मेजर कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ये कंपटीशन 1 है, कंपटीशन 2। तो
इस एक तरीका से हम इसे कह सकते हैं दो मोनोसाइकिल्स हैं ये फर्स्ट मोनोसाइकिल और ये है सेकंड मोनोसाइकिल, जिनके बीच में एक छोटा सा ट्रांजिशन फेज है 2 हफ्ते का लगभग। तो इसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट जो मोनोसाइकिल है उसमें जो प्रिपरेटरी फेज है वो काफी लंबा है एज कंपेयर टू सेकंड प्रिपरेटरी फेज से। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो सेकंड ट्रांजिशन फेज है वो काफी लंबा होता है, 1.5 महीने का लगभग। तो 1.5 महीने के बाद अगर कोई एथलीट वापस स्टार्ट करता है ट्रेनिंग के लिए तो वो लेस प्रिपेयर्ड होता है। इसी के लिए उसको प्रिपेयर करने के लिए हमको लंबा प्रिपरेटरी फेज चाहिए होता है। इसीलिए साल का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपटीशन होता है वो हमेशा सेकंड फेज में रखा जाता है और फर्स्ट फेज में उससे लेस इम्पोर्टेंट वाला रखा जाता है। अब ये है ट्राईसाइकिल। जिस स्पोर्ट्स में साल के 3 मेजर कॉम्पिटिशन्स होते हैं और इन तीनों में उनको अपना बेस्ट परफॉर्म करना जरूरी होता है, जैसे कि बॉक्सिंग, रेसलिंग, जिम्नास्टिक, उनमें ये यूज होता है। ये भी एक तरीके से 3 मोनोसाइकिल का कॉम्बिनेशन है, मोनोसाइकिल 1, मोनोसाइकिल 2, ये मोनोसाइकिल 3, जिसके बीच में ये छोटा सा ट्रांजिशन 1, ये ट्रांजिशन 2 और ये है ट्रांजिशन 3। ये टिपिकली एडवांस्ड एथलीट्स के लिए होता है जिन्होंने ऑलरेडी मोनोसाइकिल और बाईसाइकिल के हिसाब से ट्रेनिंग कर ली होती है। अदरवाइज साल में 3-3 बार पीक परफॉर्मेंस देना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें जो प्रिपरेटरी फेज 1 है वो सबसे बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू प्रिपरेटरी फेज 2 और उससे छोटा होता है प्रिपरेटरी फेज 3। प्रिपरेटरी फेज 1 सबसे बड़ा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ भी ट्रांजिशन फेज 3 के बाद सबसे लंबा होता है जो कि 1.5 महीने का होता है, उसके बाद ये स्टार्ट होता है। तो एथलीट की प्रिपेयर्डनेस सबसे कम होती है यहाँ, इसीलिए फिजिकल, टेक्निकल और टैक्टिकल फाउंडेशन को इस फेज में सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है डेवलप करने के लिए। 3 से ज़्यादा साइकिल जिसमें होते हैं उसे मल्टी साइकिल कहा जाता है। ये साइकिल ज़्यादातर टेनिस में यूज़ होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, रोलैंड गैरोस, विंबलडन एंड यूएस ओपन, ये चारों कंपटीशन को कलेक्टिवली ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स कहते हैं और ये चारों टूर्नामेंट्स में एथलीट्स को अपना बेस्ट परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। 1 is preparatory, 2 is specific training, 3 is unloading and 4 is recovery। तो ज़्यादातर इस थर्ड फेज में कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना हेक्टिक शेड्यूल है। सबसे लंबा जो फेज है वो ये फर्स्ट प्रिपरेटरी फेज है, सेकंड उससे छोटा है, थर्ड उससे भी और छोटा है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि सिचुएशन के हिसाब से ये प्रिपरेटरी फेज को स्किप भी करना पड़ सकता है एथलीट्स को, तो वो डायरेक्टली सेकंड फेज यानी कि स्पेसिफिक ट्रेनिंग से ही शुरू करता है और इसी वजह से ज़्यादातर एथलीट्स को इंजरी होते हैं और कभी कभार एथलीट्स अपना नाम भी विड्रॉ कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ इस मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस की वजह से। Now, what is the practical approach to implement these periodization cycles? हमारे पास एक ट्रेनिंग सेंटर या कैंप में एक ही एज ग्रुप या एक ही ट्रेनिंग एज के एथलीट्स नहीं होते। इवन एक ही एज ग्रुप और ट्रेनिंग एज के अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं। तो इसीलिए हम एक साइकिल सभी एथलीट्स पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसके लिए इंडिविजुअलाइज करना ज़रूरी होता है।
और ये बेस्ड होता है उनके ट्रेनिंग एक्सपीरियंस और फिजिकल मैच्योरिटी के हिसाब से। मोनोसाइकिल बेसिकली नोविस या जूनियर एथलीट्स के लिए सही होता है, जिसमें उनको फंडामेंटल्स या बेसिक प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है। बाईसाइकिल उन एथलीट्स के लिए सही होता है जो नेशनल चैंपियनशिप क्वालिफाई कर सकते हैं, और मल्टी साइकिल एडवांस्ड और इंटरनेशनल लेवल एथलीट्स के लिए सही होता है। This table shows contribution of each phase in mono, bi and tricycle. मोनोसाइकिल में टोटल 52 वीक्स होते हैं, जिसमें कि 32 से ज़्यादा प्रिपरेटरी फेज को कंट्रीब्यूट होते हैं, 10 to 15 वीक्स कॉम्पिटिटिव फेज को कंट्रीब्यूट होते हैं और 5 वीक्स ट्रांजिशन फेज में कंट्रीब्यूट होते हैं। जो बाईसाइकिल होता है उसमें टोटल वीक्स पर साइकिल 26 होते हैं, तो एक साइकिल में 26 हफ्ते होते हैं, इसमें कि प्रिपरेटरी फेज में 13 हफ्ते होते हैं, कॉम्पिटिटिव फेज में 5 से 10 हफ्ते और ट्रांजिशन फेज के लिए 3 हफ्ते। ट्राई साइकिल में 17 से 18 वीक्स मिलते हैं एक साइकिल में, जिसमें प्रिपरेटरी फेज 8 या उससे ज़्यादा होता है, 8 वीक्स, कॉम्पिटिटिव में 3 to 5 वीक्स एंड ट्रांजिशन में 2 to 3 वीक्स। ये एक जनरल गाइडलाइन है, ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली इतना ही वीक्स अलॉट करना है ईच फेज में। सिचुएशन के हिसाब से हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ईच सब फेज का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए इन वेरियस स्पोर्ट डिसिप्लिन्स। फर्स्ट इज जिम्नास्टिक्स, जिसमें कि डोमिनेंट फैक्टर होता है बोथ फिजिकल एंड टेक्निकल। ये दोनों फैक्टर सबसे ज़रूरी होते हैं जिम्नास्टिक्स में। तो फिजिकल के लिए जनरल प्रिपरेशन में हम फोकस करते हैं जनरल एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे, और स्पेसिफिक प्रिपरेशन में फोकस होता है स्पेसिफिक स्ट्रेंथ एंड पावर पे। स्पेसिफिक स्ट्रेंथ मतलब जिस मूवमेंट पैटर्न में वो एक्चुअल कंपटीशन में वो मूवमेंट पैटर्न यूज़ होता है, उसी मूवमेंट पैटर्न में हम स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं और पावर भी डेवलप करने की कोशिश करते हैं उसी मूवमेंट पैटर्न में। उसे कहते हैं स्पेसिफिक पावर एंड स्पेसिफिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज रोइंग। रोइंग में ज़्यादातर जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो फिजिकल ही होता है। उसमें एरोबिक जो जनरल प्रिपरेशन फेज में एरोबिक एंड्योरेंस, एनाटॉमिकल अडेप्टेशन, मैक्सिमल स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंड्योरेंस पे फोकस होता है। एरोबिक एंड्योरेंस मतलब हम उसकी मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन को बढ़ाने का कोशिश करते हैं, और एनाटॉमिकल अडेप्टेशन मतलब जैसे कि हाइपरट्रोफी, मसल मास बढ़ाने का कोशिश करते हैं। मैक्सिमल स्ट्रेंथ मीन्स मैक्सिमम फोर्स प्रोडक्शन। मस्कुलर एंड्योरेंस मतलब उसी सेम फोर्स को हम कितनी देर तक अप्लाई कर सकते हैं, उसे कहते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस। अब ये चारों फैक्टर, इस 3 फैक्टर के लिए एक बेसिक फंडामेंटल एक फाउंडेशन का काम करता है। स्पेसिफिक फेज में हम उसी क्वालिटी को टारगेट करते हैं जो एक्चुअल कंपटीशन में यूज होते हैं, जैसे कि एनारोबिक एंड्योरेंस, एरोबिक एंड्योरेंस एंड मस्कुलर एंड्योरेंस। नाउ स्विमिंग 100 मीटर एंड 800 मीटर। हम देख सकते हैं इन बोथ 100 मीटर एंड 800 मीटर जनरल प्रिपरेटरी फेज के फोकस सेम है, जो है एरोबिक एंड्योरेंस, एनाटॉमिकल अडेप्टेशन एंड मैक्सिमल स्ट्रेंथ। पर जो स्पेसिफिक प्रिपरेटरी क्वालिटीज हैं वो डिफरेंट है। 100 मीटर के लिए एनारोबिक एंड्योरेंस ज़रूरी है और 800 मीटर के लिए एरोबिक एंड्योरेंस ज़रूरी है। इसी के लिए इसे प्रिपरेटरी फेज में रखा गया है, स्पेसिफिक प्रिपरेटरी फेज में। 100 मीटर में एनारोबिक
एरोबिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए टॉप में एनारोबिक है, उसके बाद एरोबिक है। और 800 मीटर में एरोबिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए टॉप में एरोबिक है, उसके बाद एनारोबिक है, और उसके बाद मस्कुलर एंड्योरेंस है। नेक्स्ट इज टीम स्पोर्ट्स, जैसे कि फुटबॉल, रग्बी, हॉकी। इसमें टेक्निकल, टैक्टिकल और फिजिकल तीनों डोमिनेंट फैक्टर है। तो बेसिक जनरल प्रिपरेटरी फेज में हम तीनों के फंडामेंटल स्किल्स को डेवलप करने का कोशिश करते हैं। मैं यहाँ टेक्निकल और टैक्टिकल की बात नहीं करूँगा। लेट्स डिस्कस अबाउट फिजिकल पार्ट। इन जनरल प्रिपरेशन we should focus on high intensity exercise endurance and general and maximal strength. And in specific preparation we focus on anaerobic endurance and power development, क्योंकि एक्चुअल कंपटीशन में यही यूज होता है। पर इस एनारोबिक एंड्योरेंस को अचीव करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत होती है, जो अचीव होती है हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज एंड्योरेंस से। इसी के लिए इसे जनरल प्रिपरेटरी फेज में इस पे फोकस करते हैं। तो अभी तक जितना आपने पीरियडाइजेशन के बारे में सीखा है, उसका यूज़ करके आप भी आसानी से पीरियडाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, बस छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करने हैं। फॉर एग्जांपल, आपको किसी एथलीट का पीरियडाइजेशन प्लान बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई कीजिए एक साल में कितने कंपटीशन हैं जिसमें एथलीट का परफॉर्मेंस बेस्ट आना ज़रूरी है। इससे आपको पता चल जाएगा कि उस एथलीट का प्लान मोनोसाइकिल होगा या बाईसाइकिल होगा या ट्राईसाइकिल होगा। ध्यान रखिएगा कि एथलीट का ट्रेनिंग एज और फिजिकल मैच्योरिटी कैसा है। सेकेंड स्टेप, अब हर एक साइकिल के लिए सब फेजेस ऐड करना है। जनरल प्रिपरेटरी, स्पेसिफिक प्रिपरेटरी, प्री कॉम्पिटिशन, अनलोडिंग एंड कॉम्पिटिशन, उसके बाद ट्रांजिशन। नाउ स्टेप 3, जो कंपटीशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसे फाइनल साइकिल में रखना है, ताकि उसके पहले की जो साइकिल्स हैं उसके जो जनरल प्रिपरेटरी का हाईएस्ट इम्पैक्ट उस साइकिल में आ सके। स्टेप 4, उसमें हमें ईच फेज का ड्यूरेशन सेट करना है। प्रिपरेटरी फेज 1 का ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू सब्सिक्वेंट प्रिपरेटरी फेजेस। स्टेप 5, अब ईच फेज में इंटेंसिटी और वॉल्यूम को मैनिपुलेट करना है बेस्ड ऑन द डिमांड्स ऑफ स्पोर्ट। स्पीड एंड पावर बेस्ड स्पोर्ट में इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी टुवर्ड्स द कंपटीशन एंड वॉल्यूम कम होती जाएगी टुवर्ड्स द कंपटीशन। और एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में वॉल्यूम हमेशा इंटेंसिटी से ज़्यादा रहेगा और वॉल्यूम बढ़ता जाएगा टुवर्ड्स द कंपटीशन। अब आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा पीरियडाइजेशन का। इसके बाद आप एथलीट के नीड एनालिसिस के बेसिस पे छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं। That's all. This is the reference book for this presentation. आपको अगर डिटेल में जानना है पीरियडाइजेशन के बारे में तो इस बुक को रेफर कर सकते हैं। Now go through the slides and go through the related books. अगर ट्राई कीजिए एक पीरियडाइजेशन बनाने का, अगर उसमें आपको कोई दिक्कत आती है तो आप क्वेरी क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।